हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ज्योग्राफी क्लास में। आज जैसे हमारा यूपीएससी का पेपर हुआ है, ठीक है, तो आज उसका एक ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के कैसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बेसिकली जो पेपर आया है वो बहुत एनालिटिकल आया है, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी था बट कोई बात नहीं, अगर ध्यान से पढ़े जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। मैंने आपको ज्यादातर बताया ही था कि जो स्टेटमेंट बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है यूपीएससी का पेपर कॉन्सेप्चुअल बेस हो चुका है, ठीक है। सो आज हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है, क्या करेक्ट आंसर्स हैं ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस देखे गए, ठीक है, और एनवायरमेंट के जो क्वेश्चंस देखे गए उसके रिगार्डिंग। ओके, तो साथ में समझते हुए चलेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट उसमें पूछा गया था, और आपको ट्रिकली एकदम, क्योंकि क्या स्टेटमेंट बेस है ना, तो ये देखा गया कि यार स्टेटमेंट है तो उसमें क्या होता है, दिस इज द ट्रिक ऑफ द एग्जामिनर, कि स्टेटमेंट है भले ही वो इजी स्टेटमेंट है, आपको अगर एग्जाम दे के आए हो तो उसमें आप देखोगे यार ये तो इजी स्टेटमेंट थी, मैंने जल्दीबाजी में उसको स्टेटमेंट को रॉन्ग इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है। तो हम एनालिसिस करेंगे ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस का, जो हमारे अभी यूपीएससी के प्रीलिम्स ऑन 25 मई 2025 को जो हुआ है उसमें पूछे गए, ठीक है। और ज्यादातर जो देखे गए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ही देखे गए। चलो, पहला ही क्वेश्चन आता है आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है। इट्स अ सेट वाइज, ठीक है। मैंने जो लिया है वो सेट बी लिया है, सेट बी दिया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये वैसे नंबर है, ठीक है। रैंडमली क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ओके। तो एनवायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों देखना। अब ये जो है ये आपकी मैप एक्टिविटी देखने को मिल रही है। क्या दिख रही है आपको इसमें? मैप एक्टिविटी। मैप एक्टिविटी में ये देखो, ये वर्ल्ड मैप के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। क्या है? वर्ल्ड मैप के रिगार्डिंग। वर्ल्ड मैप में क्या पूछा गया है इसमें, इन्होंने ये पूछा है, प्लेसेस पूछी डायरेक्ट। मलोरका इटली में है क्या? नॉर्मेंडी स्पेन में है क्या? सरदीनिया फ्रांस में है क्या? तो भैया कोई भी किसी में नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने ऑप्शन कैसे दे रखे हैं? नन, ठीक है। इस चीज का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चीज होती है इन वाले क्वेश्चंस में, डोंट वेस्ट ऑन टाइम ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये अगर पता है, एलिमिनेशन से हो रहा है कि भाई एक जगह पता है दूसरी जगह नहीं पता, तो हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। क्योंकि अगर जगह पता होगी तो ही पता होगा, ओके। तो मलरक का ये देखो नन क्यों है, ठीक है। यहाँ पूछा है अबव रोज इन द गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच। मैंने आपको कहा था मैप वाइज में जो होते हैं वो आपसे मैच द फॉलोइंग, ठीक है, अरेंजमेंट के बेस पे पूछ लेते हैं। अब ये देखो, मलरक का आपका स्पेन में है, नॉर्मेंडी फ्रांस में है, और सर्दीनिया इटली में है, ठीक है। तो ये आपस में बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, ये देखो, ठीक है। दैट्स वाई कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इन्होंने ऑप्शंस ही ऐसे दी हैं। मलोरका इज इन स्पेन, नॉर्मेंडी फ्रांस में है, और सर्दीना इटली में है, ठीक है। दैट्स वाई कोई भी मैच नहीं करा, और आंसर है नन ऑफ द अबव या नन, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर है, ऑप्शन डी इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ मैं टिक कर देती हूँ, ये ऑप्शन डी। चलो, ये थोड़ा क्या किसी का पेपर है तो उस हिसाब से वही वाला पेपर का एज इट इज क्वेश्चन मैंने उतार लिया है, ठीक है। तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो, ये रेड मार्क विद द डी, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव। चलो, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपसे रिगार्डिंग द सेल्स पर्पज से पूछा गया है, ठीक है। बट ये मिनरल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है आपका, डायमंड लिथियम निकल, ठीक है। अब देखो, ये भी वो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि भाई ज्योग्राफी क्वेश्चंस ऐसे कुछ हैं कि भाई आते ही सारे ही आने चाहिए, नहीं। मेजर जो ये कुछ एक दो के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आ रहे हैं, तो ठीक है, हमें पता है इसके बारे में तो वेल एंड गुड, अगर हमने पढ़ा है, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो हम इसको नहीं अटेम्प्ट करेंगे, वाई टू गो इन नेगेटिव, ठीक है। अब ये वाला बोट्सवाना, ये पूछ रहा है कि क्या बोट्सवाना डायमंड में रिच है? यस, दिस इज करेक्ट। 80% अराउंड रिच है डायमंड में, ठीक है। डायमंड सबसे ज्यादा जो ट्रेड करता है बोट्सवाना, वो डायमंड की करता है, ठीक है। 80% मतलब अराउंड 80% उसके पास डायमंड मिलता है, ठीक है। चिली लिथियम क्या ज्यादा मिलता है चिली में? यस, अराउंड 80 to 88%। कितना? अराउंड 80 to 88%। इंडोनेशिया में निकल फेमस है, निकल का प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। निकल इज अ रिच रिसोर्स मिनरल, यस, ठीक है, ये भी करेक्ट है।
आ रही बात समझ में? ये आपका अराउंड 90% अराउंड कुछ मिलता है, 80 to 90। अगर 80 to 90 किसी चीज में अगर परसेंटेज है, दैट मीन्स हाई परसेंटेज, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ द थ्री। क्या हुआ इसका आंसर? ऑल ऑफ द थ्री, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। यहाँ पे लिख देती हूं मैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये आ गया एनालिटिकल। इसका मैंने मेरी वीडियो में थोड़ा आपको आइडिया भी दिया था, ठीक है। जो आपकी, जब मेरे इंटरनेशनल डेटलाइन का कॉन्सेप्ट है उसी मैंने आपको समझाया था। जो इंटरनेशनल डेटलाइन जा रही है आपके 180 डिग्री, ठीक है, वर्ल्ड में 180 डिग्री, जो पैसिफिक ओशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। आईडीएल जा रही है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये हो गया यहाँ पे रशिया वाला पार्ट, ठीक है, एशिया। अब हम कॉन्सेप्ट समझे, साथ में कॉन्सेप्ट भी चलेगा ना। ये इंटरनेशनल डेट लाइन बनी हुई है, ठीक है। अब ये आ गया आपका रशिया एशिया वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ है आपका नॉर्थ अमेरिका के अलास्का। ओके, आ रही बात समझ में? और ये नीचे साउथ अमेरिका आ जाएगा, और फिर ये साउथ ईस्ट एशिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ बेरिंग स्ट्रेट है, दैट वी नो। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया, सॉरी ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है। और ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। मतलब धरती गोल है ना, अब ईस्टर्न है। अब देखना, यहाँ ही बोल रहा है अनादेयर इज इन साइबेरिया। साइबेरिया कहाँ है? रशिया में, ठीक है। यहाँ पे ये जगह है कोई, ठीक है। और नोमे इन अलास्का आर अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर। अलास्का यहाँ पे आपके नॉर्थ अमेरिका है, तो इधर नोमे कोई जगह है, ओके। ये कुछ किलोमीटर्स दूर है, ठीक है। अब आपको पता है इंटरनेशनल डेडलाइन क्रॉस हो रही है, ठीक है। बट व्हेन पीपल आर वेकिंग अप एंड गेटिंग सेट फॉर ब्रेकफास्ट दी सिटीज, इट वुड बी इन डिफरेंट डेज, ठीक है। ये पूछ रहा है, यहाँ पे जो इंसान उठ रहा है, सपोज 8 बजे, सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं, ठीक है, 8 o'clock, चलो 9 बजे करते हैं, 9 बजे मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ अगर 9 बज रही है और यहाँ अलास्का में कोई लोग उठ रहे हैं, वो भी 9 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है, 9 बजे कर रहे हैं वो भी ब्रेकफास्ट, तो दोनों शहरों में क्या अलग अलग दिन होगा? ये पूछ रहे हैं कि क्या हम यहाँ मंडे होगा और यहाँ ट्यूसडे होगा, यहाँ ट्यूसडे होगा यहाँ वेडनेसडे होगा, ऐसे पूछ रहे हैं। क्या डिफरेंट डेज होंगे? यहाँ ध्यान दो, ठीक है। ये पूछा है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ठीक है, ये पूछ रहे हैं क्या वहां डिफरेंट डेज होंगे। भाई ये आइडियल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। व्हेन इट इज मंडे इन अनदर, दैट इज इन साइबेरिया। अगर यहाँ पे मंडे है, अगर यहाँ पे मंडे है, ठीक है, और अनदर इज इन साइबेरिया, रशिया, ठीक है, और एंड इट इज ट्यूसडे इन नोमे, और यहाँ ट्यूसडे है। ये पूछ रहे हैं ऐसे। भाई आपने बोला डिफरेंट डेज होंगे क्या? पहले तो ये बताओ, पहले तो ये पता होना चाहिए डिफरेंट डेज होंगे। हाँ होंगे, ठीक है। हमारा आइडियल का कॉन्सेप्ट यही कहता है, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो अगर यहाँ से आइडियल कोई क्रॉस करके जाएगा, ठीक है, यहाँ आपके जो टाइम जोन चलता है इस साइड में, वो प्लस में चलता है, दैट वी नो, और ये माइनस में चलता है, दैट वी नो, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका पीछे है ना हमारे से, अमेरिका का टाइम जोन। हम इधर इंडिया आ जाएगा, इधर मूव करते जाएंगे, इधर से राउंड और चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, ईस्टर्न हेमिस्फेयर आ गया, यहाँ पे इंडिया है। तो यहाँ पे प्लस में टाइम जोन चल रहा है ना, हम आगे हैं टाइम, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा ईस्ट से सूरज उगता है, ठीक है। सूरज यहीं से तो उगेगा, ईस्ट फेसिंग सबसे पहले दिखती है जब सन में, जब सनराइज होता है, तो इसीलिए ये वाला प्लस पॉइंट में कहा जाता है, ठीक है। अब क्या ये स्टेटमेंट सही है कि यहाँ मंडे होगा यहाँ ट्यूसडे होगा? पूछा जा रहा है, क्या है इसका सही आंसर, ठीक है। इसका सही आंसर है ओनली वन। क्या है इसका सही आंसर? है ओनली वन। ओनली वन क्यों? ये वाली स्टेटमेंट गलत है। ये वाली स्टेटमेंट क्यों गलत है? अब सुनो, पहली बात तो यहाँ डे गेन होगा, ठीक है। पहली बात, ये दोनों शहर अगर देखे जाए तो 20 घंटे, 20 घंटे का इन्होंने इनमें डिफरेंस है। भाई अगर यहाँ पे अगर सुबह की 9 बज रही है, ठीक है, वहां नेक्स्ट डे की, यहाँ मतलब देखो, यहाँ पे अगर सुबह की 9 बज रही है, कहाँ पे? अलास्का में, तो यहाँ पे ये तो आगे है टाइम जोन रशिया में, तो यहाँ पे 20 घंटे आगे लगा लो, ठीक है। ये प्लेसेस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, ये इन दोनों प्लेसेस में 20 घंटे का फर्क है, ठीक है। तो यहाँ
20 घंटे का फर्क देगा। अगर यहाँ 9 बज रही है तो आपके रशिया में सपोज यहाँ पे आज है 25th, ठीक है, आज सुबह की 9 बज रही है, यहाँ पे 9 AM हो रहा है, तो यहाँ पे 26th दैट इज नेक्स्ट डे, जो कल आएगा 26th में, उसकी सुबह की 6 बज रही होगी, 6 या 7, ठीक है, ऐसा 20 घंटे अकॉर्डिंग टोटल कर लो। भाई यहाँ 9, सुबह के 9 से 12 घंटे, 12 में 8 जोड़ो, ठीक है, सुबह के 9 में 8 और जोड़ो, 6 7 8 घंटे और जोड़ लो, तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 26 की सुबह होगी, ठीक है, 6 7 बजे अराउंड का टाइम। तो यहाँ से हमें पता लगा कि भाई 20 घंटे के आगे हैं, हम आइडियल की बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता है आइडियल के कॉन्सेप्ट में कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, यहाँ अगर जाएंगे तो यहाँ डे गेन हो रहा है, और अगर वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जाएंगे यहाँ डे माइनस होगा, ठीक है। तो ये 20 घंटे आगे ये है, ये जगह है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर नहीं, रशिया आगे है। रशिया की कौन सी जगह है? अनादेर साइबेरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डेज हमें देखने को मिलेंगे, हाँ क्यों? क्योंकि 20 घंटे के डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों के टाइम जोन में, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई कि भाई डिफरेंट डेज देखने को मिलेंगे। अब पूछ रहा है कि अनादर में अगर मंडे है तो क्या नोम में ट्यूसडे होगा? अनादर इज इन साइबेरिया, ठीक है, ये तो मैंने बताया 20 घंटे एज पर दिस क्वेश्चन, ठीक है, प्लेसेस का बताया मैंने, ठीक है। ये है आपका रशिया, रशिया में है ना, और ये आ गया आपका नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे रशिया में, ठीक है, रशिया में मंडे है तो इधर नॉर्थ अमेरिका में ट्यूसडे होगा, कैसे हो सकता है? मतलब रशिया से एक दिन आगे है ये अलास्का, नहीं, ये आगे है, ठीक है। अगर यहाँ मंडे होगा, अगर ये कोई स्टेटमेंट होती कि अलास्का में मंडे है, तो क्या रशिया या साइबेरिया में ट्यूसडे होगा? तो दैट इज करेक्ट, ये आगे है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर आगे, रशिया आगे, अलास्का पीछे है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, ये वाली स्टेटमेंट आपकी सेकंड वाली गलत हो जाती है और फर्स्ट वाली सही है। फर्स्ट वाली हमारी सही है और सेकंड वाली रॉन्ग है। क्यों? अगर यही स्टेटमेंट उल्टा दिया होता तो हम इसको सही मानते, ठीक है, कि अलास्का में मंडे होता, दैट इज दिस। अगर नोम में मंडे होता, जो ट्यूसडे दे रखा है यहाँ पे, और बोलते कि अनादर इन साइबेरिया में ट्यूसडे है, तो हम इसको, अगर ये ट्यूसडे होता और ये मंडे होता तो ये स्टेटमेंट सही होती, क्योंकि ये वाला पार्ट आगे है ईस्टर्न हेमिस्फीयर रशिया में, ये वाला पार्ट पीछे है। पहली बात तो दोनों में डिफरेंट डेज होंगे, तो ये आइडियल का कॉन्सेप्ट है इसमें, दैट्स वाई इसकी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, आ रही है बात समझ में? चलो, दिस इज द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका वही टाइम जोन से रिलेटेड आ गया। देखो टाइम जोन का मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसमें मैंने बताया भी है, ठीक है, डिवाइडिंग बताए हैं आपका इंडिया का जो 82 डिग्री ईस्ट से जाता है टाइम जोन, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन पे पूछ लिया इसमें, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट आ गया। तो इसी चीज से हम सीखते जा रहे हैं कि हमको पता लग रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। मैप एक्टिविटी में भी क्या लेवल हो चुका है, ठीक है। अब तुमको कोई अभी याद नहीं करके जाएगा कितने कितने टाइम जोन्स होते हैं, है ना। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। हर कंट्री की कितने कितने कंट्रीज है? 193 अराउंड 200 अराउंड कंट्रीज है। किस किस के टाइम जोन याद करोगे कि इसमें कितने टाइम जोन है, इसमें कितने टाइम जोन है, ठीक है। यू यू डोंट नो, ओके, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो वही चीज है कि कैसे याद करें। ये थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। कैसा हो गया? डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रही है मेरी बात? ये थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, तो उसी हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पूछा है कि इनमें से किसमें 4 से ज्यादा टाइम जोन्स है, किस कंट्री में 4 से ज्यादा टाइम जोन्स है। आ रही है बात समझ में? किस कंट्री में 4 से ज्यादा टाइम जोन्स है? 4 से ज्यादा, तो भाई यूके में तो है आपके 9 टाइम जोन्स। कितने हैं यूके में? 9 टाइम जोन्स। यूके में कितने टाइम जोन्स है आपके? 9, ओके। यूके में आपके 9 टाइम जोन्स, ठीक है। डेनमार्क में है आपके 5 टाइम जोन्स,
कितने टाइम जोन है यहाँ पे? 5। न्यूजीलैंड में है 2, ये 5, 9, 5, 2, ये 3, और ब्राजील में आपके 4। ठीक है, ये डेटा से पता पड़ा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसमें पूछा है कि इन कंट्रीज में से 4 से ज्यादा टाइम जोन्स किस में है, तो वही ब्राजील में 4 है। अगर ये पूछता कि 4 एंड मतलब इक्वल टू दी 4 एंड मोर देन 4 टाइम जोन्स किस में है, ठीक है, बट इसने क्या पूछा यहाँ पे, ध्यान दो, मोर देन, यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा है मोर देन 4, आपसे इक्वल टू 4। अब आप ब्राजील नहीं कर सकते उसमें, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ब्राजील 4 के इक्वल है, ये पूछ रहा है 4 से ज्यादा। ठीक है, तो किस में है? यूके में और डेनमार्क में। ठीक है, यूके में आपके 9, डेनमार्क में है 5। ठीक है, ये सब 2, 3, 4 ये सब कम है। तो आंसर क्या हो गया इसका? इसका आंसर हो गया ओनली 2, डी ऑप्शन। ठीक है, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यूके एंड डेनमार्क में ही ज्यादा टाइम जोन है, इन तीनों में कम है, तो ये तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ओनली 2, यूके एंड डेनमार्क। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ। आर्टिफिशियल वे, देखो ये आपसे करंट से रिलेटेड पूछा गया है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में क्लाउड सीडिंग के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट साइन किया है। ठीक है, क्लाउड सीडिंग के रिगार्डिंग मतलब आर्टिफिशियल रेन करेंगे क्लाउड में जाके ऊपर एरोजोल्स के थ्रू। ठीक है, क्लाउड्स में जाके पर्टिकुलर एक केमिकल होता है, केमिकल का कॉम्बिनेशन कौन सा पूछ रहे हैं, वही पूछ रहे हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, जैसे एयर पोल्यूशन, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग, रेनफॉल भी करानी पड़ेगी, पोल्यूशन भी कम हो जाए तो, और बारिश भी अच्छी हो। ठीक है, उस हिसाब से क्या कॉन्सेप्ट हो चुका है, क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग एक पर्टिकुलर आईआईटी से कॉन्सेप्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने टाई अप किया है। ठीक है, कि आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, उसमें उसमें कौन से केमिकल होते हैं ये पूछ रहे हैं। ठीक है, वो होता है सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, दैट इज ऑप्शन ए। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुई बात? क्या पूछा? आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ, ये पूछ रहा है ये। ठीक है, तो इसमें क्या पता पड़ रहा है हमें? सिल्वर आयोडाइड है एक तो, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड, दो तरह के केमिकल यूज होंगे, जो क्या बनाएगा? ड्राई आइस। इससे क्या बनेगी? ड्राई आइस। जो ड्राई आइस होती है ना, ठीक है, उसमें ये दोनों केमिकल होता है, ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस होती है, वो उधर जाके क्लाउड्स पे थ्रू ड्रोन और व्हाट्सएवर द कैरिंग जोन ऑफ दिस केमिकल्स, ठीक है, वो जाके और बारिश होगी। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। आ रही है बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आपके आइजोथर्म से। आइजोथर्म क्या होता है? पहली बात तो आइजोथर्म होते हैं जब एक ही टेम्परेचर, कॉन्टिनेंट है, लैंड मास है, ये एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है बाय जियोलॉजिस्ट। ठीक है, एक ही टेम्परेचर्स जहां जहां मिलते हैं तो वो लाइन एक तरीके से वैसी मानी जाती है। ये आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस के डायग्राम जो है वहां से पूछा गया ये क्वेश्चन। आपको जनवरी और जुलाई, ठीक है, दो में डिवाइड कर रखा है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है ज्योग्राफी की, ठीक है, उसमें है ये। ठीक है, उसमें आपके डायग्राम दे रखा है, उसमें ये पूछा है, ये वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट पढ़ो। इन जनवरी इन द नदर्न हेमिस्फीयर द आइजोथर्म्स बेंड इक्वेटरवर्ड while क्रॉसिंग द लैंड masses एंड पोलवर्ड while क्रॉसिंग द ओशन। भाई ये पूछ रहा है, उस डायग्राम में दे रखा है ऐसा, ठीक है, कि भाई ये इक्वेटर की लाइन है। अब जनवरी में क्या होता है? ठंड होती है नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि लैंड जो है जब टेम्परेचर देखा जाता है तो ये इक्वेटर की तरफ बेंड करता है लाइन, और जैसे ही ओशन आ जाता है तो ये पोल की तरफ डाइवर्ट करती है लाइन। ठीक है, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि यही जनवरी एयर ओवर द ओशंस इज वार्मर देन ओवर द लैंड मासेस इन द नदर्न हेमिस्फीयर।
ठीक है। वही नदर्न हेमिस्फेयर में आइसोथर्म्स जो है वो इक्वेटर की तरफ बेंड कर जाते हैं ये, ठीक है। और जो आइसोथर्म लाइन ओशन के ऊपर से अगर लाइन देखी जाए, इमेजिनरी लाइन, तो वो पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। यही पूछ रहा है। इन नदर्न हेमिस्फेयर द आइसोथर्म बेंड्स इक्वेटरवर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस, ठीक है। जब जमीन से गुजर रही है वो आइसोथर्म लाइन, तो वो इक्वेटर की तरफ बेंड हो रहे हैं। और एंड पोलवर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द ओशियंस, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा स्टेटमेंट है कि एयर जो है ओशन पे वो वार्मर है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू लैंड मासेस इन द नदर्न, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है ऑप्शन में, कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ये फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। अब इसमें पूछा है, इसमें आंसर है ए, ठीक है। आपको स्टेटमेंट को स्टडी करना है। ये पूछ रहा है आइसोथर्म लाइन होती है जब एक सिमिलर फॉर्म ऑफ टेम्परेचर उस पर्टिकुलर लाइन को मिलता है। भाई जो ये बोल रहा है कि ओशन, ओशन जो है पानी गहरा होता है, ठीक है। पानी गहरा होता है भाई, वो समर्स में हीट हुआ तो थोड़ा डीप तक हीट होगा। लैंड सरफेस एरिया फ्लैट रहता है, उसकी कुछ डेप्थ नहीं होती, इसलिए लैंड जल्दी हीट अप होता है, ठीक है। तो वो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। जनवरी में ये बता रहा है स्टेटमेंट कि जनवरी में ऐसा देखने को मिल रहा है कि ओशन जो है वो लैंड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा वार्मर है। लैंड जल्दी कूल हो चुका है क्योंकि लैंड में डेप्थ नहीं है, पर ओशन को अभी ठंडा होने में टाइम लगेगा, कूल होने में टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि वो डेप्थ तक वार्म होता है ना। और जैसे ही सर्दी आती है, ठीक है, ये सर्दी का टाइम है जनवरी, जैसे ही सर्दी आती है वैसे ही ओशन को कूल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो डेप्थ तक कूल होगा। एक पर्टिकुलर डेप्थ, तो 200 मीटर तक कुछ होती है ना उसकी डेप्थ, जहां तक हीट जाती है। और लैंड जल्दी कूल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पहली बात, 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। नदर्न हेमिस्फेयर में जनवरी के टाइम देखा मिलता है कि जो आइसोथर्म्स है, जो सेम टेम्परेचर की लाइंस है, ठीक है, ये आपका लैंड मास है, ये आपका लैंड एरिया है, ठीक है। फिर यहाँ से ये एक और मूव कर रही है, सपोज ये इक्वेटर की तरफ बैंड है ना, इसीलिए बता रही हूँ, ठीक है। ये इक्वेटर की लाइन है आपकी, ये 0 डिग्री, ओके। और ये पोल्स की तरफ जा रहा है, ये ब्लू में, ठीक है। ये पोल्स की तरफ जा रहा है, मतलब ये ओशन वाला पार्ट है। और ये लैंड वाला पार्ट है जो इक्वेटर की तरफ, क्योंकि इक्वेटर पे वार्मर टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, और वही लैंड पे भी इन कंपैरिजन टू इक्वेटर इतना वार्मर, इक्वेटर पे तो वार्मर टेम्परेचर है, पर जैसे ही हम जो नदर्न हेमिस्फेयर में जो कंट्रीज हैं वो ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन्स में, ठीक है, तो वो अभी कोल्ड जल्दी होंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है कि सर्दी में ओशन कूल होने के लिए ज्यादा टाइम लेगा इन कंपैरिजन टू लैंड। उसका रीजन हमें पता है कि ओशन डीप तक कूल होगा, ठीक है। वहीं लैंड को डीप तक कूल नहीं होना है, ठीक है। वो से एक फ्लैट सरफेस है, तो हीट कोई डेप्थ तक जाती नहीं है, ठीक है, रेस, तो जल्दी कूल हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि नदर्न हेमिस्फेयर में आइसोथर्म्स जो है वो इक्वेटर वर्ड, जब हम लैंड के ऊपर से गुजरेंगे, जब वो टेम्परेचर हम देखते हैं कि लैंड के ऊपर से जा रहा है, तो वो इक्वेटर की तरफ बेंड हो रही है, ठीक है। वहीं जब ओशन के ऊपर से जा रही है वो लाइन, तो वो पोल्स की तरफ बेंड हो रही है, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि पोल्स पे जो टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि पोल्स की तरफ वो इसलिए बेंड हो रही है क्योंकि अभी उसको कूल होने में टाइम लगेगा, वहां से पोलर विंड्स भी आ रही हैं, ठीक है। वहीं लैंड जो है वो कूल जल्दी हो चुका है, ठीक है, इसलिए उस साइड मूव रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वही देखो, इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत देखने को मिले, ठीक है। ये क्या होता है ना, लेंदी पेपर बनाने का तरीका होता है। लेंदी बनाओगे, बच्चा क्या स्टेटमेंट पढ़ता रहेगा, प्रेशराइज में स्टेटमेंट पढ़ेगा, कुछ की कुछ ऑप्शन गलत कर देगा, ठीक है। अब ये आपका रॉक किस पे है, ठीक है। परमिएबल रॉक एंड इनपरमिएबल रॉक का आपको पता है। परमिएबल मीन्स कि जिसमें से लिक्विड ट्रैवल कर सकता है। परमिएबल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो परमिएबल है, चाहे वो रॉक है, कुछ भी है, वो परमिएबल है, इसका मतलब उसमें से लिक्विड फ्लो कर सकता है। इम्परमिएबल मतलब उसमें से लिक्विड फ्लो नहीं कर सकता। तो ये बोल रहे हैं
कि जो वाटर रॉक्स होते हैं, वाटर रॉक्स कौन से, चौक, चौक जो यूज करते हैं, चौक जो है वो परमिएबल है, परमिएबल रॉक है, ठीक है, ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। वेरएज क्ले जो है वो इम्परमिएबल है या कम परमिएबल रॉक है, ठीक है। पहली बात तो ये समझो, परमिएबल, परमिएबल, चौक में से लिक्विड फ्लो हो जाता है, चौक है उसको पानी में डुबो, कैसी हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे पिघलने लग जाएगी। वहीं क्ले जो होता है, मट्टा, वो जो मिट्टी नहीं होती है, क्ले, ठीक है, क्ले होती है ना, ठीक है, चिकनी मिट्टी, वैसे जो क्ले स्ट्रक्चर होता है आपका, दलदल वैसा क्ले एरिया, ठीक है, वहां से लिक्विड, ठीक है, जो आपका क्ले, जो आप आर्ट एंड क्राफ्ट में देखते हो, जो क्ले यूज में लेते हो, उसको भिगो, उसमें से पानी अंदर ट्रेवल नहीं कर सकता ना, दैट इज वाई इम्परमेंट, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट इज करेक्ट। चॉक इज पोरस एंड हैंस एंड एब्जॉर्ब वाटर। पोरस इसी मतलब कि भाई वो वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, इसलिए उसको पोरस कह रहे हैं, ठीक है, दैट्स वाई वो परमिएबल है, ठीक है, दैट्स वाई स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, ठीक है, ये बोल रहा है क्ले जो है वो पोरस नहीं है, ठीक है, ये हमें पता है। चौक पोरस है क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब कर रही है, क्ले पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, दैट इज वाई हम इसको पोरस नहीं कह रहे, ठीक है। अभी बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन होता है, बात समझ में आ रही है तुम लोगों को, ये स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन होता है, तो इसका आंसर जो है वो है सी, ठीक है। सी क्या है, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकेंड एंड थ्री इज करेक्ट, ठीक है, सेकेंड और थ्री में से एक करेक्ट है, ठीक है, वो हमें पता है कि चॉक इज करेक्ट एंड हैंस एब्जॉर्ब वाटर, ये करेक्ट नहीं है, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि पोरस बिल्कुल वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, तो इसमें ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो 2 और 3 में से एक स्टेटमेंट सही है, वो ये है, ठीक है, एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, और ये इसको सही एक्सप्लेन कर रही है, इन दोनों में से एक सही है, वो सेकंड स्टेटमेंट सही है, ठीक है, और वो सही एक्सप्लेन क्योंकि वो पोरस है, दैट्स वाई चॉक इज परमिएबल, ठीक है। आ रही है बात समझ में, हुई बात क्लियर, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये स्टेटमेंट वाइज है, ठीक है, टर्म्स पे डिपेंड करता है, टर्म्स क्या है, ठीक है, पोरस, परमिएबल, क्या पूछा है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सर्फेस, ये एक और स्टेटमेंट है। हीट, आप देख रहे हो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस कितने हैं, स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज्यादा पूछा गया है। विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सर्फेस, ये बोल रहा है कि अर्थ सरफेस जो हमारी अर्थ है, ठीक है, उस पे अगर एटमॉस्फेयर नहीं हो, जो ये जो आपका आसमान है, अगर एटमॉस्फेयर की लेयर ही ना हो अर्थ में, तो हमारी अर्थ पूरी तरह हर जगह से फ्रीज हो जाएगी। क्या ये सही है, पूछ रहा है, ठीक है, मैं भी इसके बाद बताऊंगी क्या सही है क्या गलत है। हीट एब्जॉर्ब एंड ट्रैप बाय एटमॉस्फेयर मेंटेन्स अ प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, हम वो पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, एंड इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड लॉन्ग गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, वो जो कॉन्सेप्ट है, जो हीट अप होती है अर्थ, ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, डायरेक्टली एनसीईआरटी की, इसलिए एनसीईआरटी मेजर इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसमें पूछा है, ये टॉपिक बता रही हूं मैं, ये टॉपिक क्वेश्चन कहाँ से आया है, जो आपका हीट एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जो अर्थ का टॉपिक है, ठीक है, एक सब टॉपिक है एनसीईआरटी में, उसमें आपने पढ़ा है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है, एंड आउट गोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउट गोइंग लॉन्ग वेव, लॉन्ग फॉर्म में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इंसोलेशन होता है, ठीक है, सोलर रेडिएशन होता है, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें 51 यूनिट्स हिसाब बताया जाए कि एटमॉस्फेयर ने कितनी एब्जॉर्व करी हीट, प्लांट्स कितना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में जाता है, ठीक है, कितना स्पेस में रह जाता है, कितना प्लांट्स एब्जॉर्व करता है, कितना धरती हीट, जितना धरती 51 यूनिट्स लेती है उतनी ही 51 यूनिट्स रिटर्न भी करती है, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर, अब यहाँ पे देखो कि अगर एटमॉस्फेयर की लेयर ना हो तो हमारी अर्थ फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगी, हाँ दैट इज करेक्ट। अगर एटमॉस्फेयर की लेयर्स नहीं होंगी तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसमें जो एटमॉस्फेयर स्पेस में सर्टेन परसेंटेज रह जाता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डस्ट पार्टिकल्स कुछ होते हैं, ट्रोपोस्फेयर की लेयर में सर्टेन
पार्ट परसेंटेज ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर धरती तक पहुंचती है, फिर वापस जाती है लॉन्ग वेव फॉर्म में धरती से हीट सूरज की तरफ। तो वो कितना स्पेस में कितना रह जाता है, इतना प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये अगर ना हो तो हमारी धरती फ्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये पूरी अर्थ हर हर जगह यूनिट्स में एब्जॉर्ब करती है हीट, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब एंड टैप बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स अ प्लैनेट एवरेज टेम्परेचर। यस, ये इसी के साथ तो हुआ कि भाई लेयर है, दैट्स वाई वो एब्जॉर्ब कर रही है, इस वजह से अर्थ फ्रीज नहीं हो रही है। ये स्टेटमेंट वन के साथ। एटमॉस्फेयर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट अब्सॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। आपको पता है ना, ये जो सबसे ज्यादा इसमें जो आपके जो गैसेस होती हैं इसमें, एटमॉस्फेयर की गैसेस, वो सर्टेन हीट एब्जॉर्ब करती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो वो हीट ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट याद है, हीट ट्रैप वाला, ठीक है, हीट ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। वो चीज जिसमें लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बादल बादल ऐसे हो जाते हैं तो बाहर हीट जा ही नहीं पा रही, वो ड्यू टू सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इसका आंसर है 1, 2 एंड 3, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बोलीविया। यहाँ पूछा है, ये मैं थोड़ा रब कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो, यहाँ पूछा है कि एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन मैंने आपको बताया है साउथ अमेरिका में है, ठीक है। एंडीज माउंटेन इस साइड है वेस्टर्न, जो आपका रिंग फायर है, रिंग ऑफ फायर है। और नॉर्थ अमेरिका में आपके रॉकीज माउंटेन्स है, ये वेस्टर्न साइड है, ये चेन ऐसी चली आ रही है, रॉकीज एंड एंडीज, ठीक है। मेरी मैप एक्टिविटी में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, और मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर बताया था, एंडीज किस किस कंट्री से पास आउट हो रहे हैं, ये वही क्वेश्चन आ गया कि एंडीज माउंटेन्स किन कंट्रीज से पास हो रहे हैं इनमें से, ठीक है। तो यहाँ वेनेजुएला है, याद हो तो, ठीक है, वेनेजुएला है, चिली है, ठीक है, इन इन कंट्रीज से पास होते हैं। ब्राजील इस साइड है, तो ब्राजील रॉन्ग, ठीक है। इसमें बोलीविया है, कोलंबिया है, इक्वेडोर भी आपका इस साइड आता है, वेनेजुएला, ठीक है, कोलंबिया इसी साइड आता है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, इधर चिली है, अर्जेंटीना है, उधर से भी जाता है, ठीक है। पैराग्वे आपका इधर आ जाएगा, इसलिए एंडीज नहीं जा रहे, ठीक है। तो बोलिविया, कोलंबिया, इक्वेडोर और वेनेजुएला, ठीक है। पैराग्वे भी नहीं है, तो कौन से चार हैं? ये चार है, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वेडोर और वेनेजुएला। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन इज सी, ओनली 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, ये मैप एक्टिविटीज आ गया। नेक्स्ट इसमें पूछा जा रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, जो आपकी डायरेक्ट मैथ की, ये बहुत थोड़ा हाई लेवल का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन सी लेक जो है इनमें से जो दे रखी है, पैथोस लगून, लेक टॉनिक साप, ठीक है, ये इक्वेटर से पास होती है या नहीं, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। ये आपको बताना है कि ये इक्वेटर से पास होते हैं या नहीं, ओके। तो अब हम ये देखते हैं कि ये इनमें से कौन से हैं। ये अगर पता होता है क्वेश्चन तो पता होता है, नहीं होता है तो वही डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। ये लेक जो है ये आपके तांजेनिया, तांजेनिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, उनके बीच में बनी हुई है, ठीक है, और ये दोनों नहीं पास होती, ठीक है। तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन तीनों में से यही ऑप्शन है कि लेक तंगानाकिया जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, वो कहाँ देखने को मिलती है हमें? अफ्रीका में। कहाँ है ये? अफ्रीका में, ठीक है। तांजेनिया कंट्री है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्री है, इन दोनों कंट्रीज के बीच में लेक तंजानिया बनी हुई है, ठीक है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द आंसर, ओनली 1, जिससे इक्वेटर ये पास होती है। इन ये दोनों जगह से इक्वेटर पास नहीं होता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वही है कि यहाँ पे ये पैंजिया था, ठीक है, लैंडमास, और फिर यहाँ पैंथलासा था, ये पैंजिया था, ठीक है। ड्रिफ्टिंग हुई, दो में डिवाइड हुआ, ये लॉरेशिया और ये गोंडवाना लैंड, ठीक है। इसमें बहुत सारी मेजर प्लेट्स देखेंगे, मेजर 6 प्लेट्स है जो इसका आंसर। अब मेजर ये बात है, इसकी जो आपके मेजर फीचर्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से एक जिक्सॉ फिट, ठीक है, ये पढ़ा होगा, जिक्सॉ फिट,
है ना, उसी पे है ये तीनों स्टेटमेंट्स। अब देखो, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के रिगार्डिंग पूछ रहा है, द बेल्ट एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। आपको पता है ये कंट्री है यहाँ पे अफ्रीका, ठीक है, ये अफ्रीका कंट्री है, और यहाँ पे एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील, ठीक है, और यहाँ पे ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका। अब ये पूछ रहे हैं, ये इसीलिए ऐसे बने हुए, हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमने ऐसे ही पढ़ा है, दिस इज अ जिक्सॉ फिट, ये हुआ, ठीक है, ये जिक्सॉ फिट हुआ है, ये हमें पता है। आ रही बात समझ में, हो रही बात क्लियर? तो ये जिक्सॉ फिट है, ठीक है, जो हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हैं उसमें पता लगता है, ठीक है। उसमें क्या बताते हैं कि ये जिक्सॉ फिट है, उसमें ही तीनों स्टेटमेंट कवर हो जाती है कि ब्राजील कोस्ट पे जो रॉक्स मिले हैं वो वेस्टर्न अफ्रीका के रॉक से मैच करते हैं, हाँ करेंगे। जिक्सॉ फिट जब भी तो कहा गया है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहती है कि ये दोनों ऐसे इकट्ठे ऐसे थे, ठीक है, ये इसके अंदर आके फिक्स था, अभी इसीलिए इनका शेप ऐसा है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे दिखते हैं रॉक्स वो इधर मिलते हैं, हाँ, ये जिक्सॉ फिट जो हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में पढ़ते हैं एक पॉइंट, वो यही कहता है, ठीक है। अदर गोल्ड डिपॉजिट्स, ठीक है, जो टिलेटी डिपॉजिट्स हम एक और पॉइंट पढ़ते हैं उसमें यही है कि जो गोल्ड डिपॉजिट्स हैं घाना पे मिला है, घाना कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, आर डिराइव फ्रॉम द ब्राजील प्लेटो, ब्राजील है यहाँ पे, क्या वो वहां से है, क्योंकि दो कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो इस साइड और ये इस साइड देखने को मिलता है, हाँ, जिक्सॉ फिट था। गोंडवाना सिस्टम जो सेडिमेंट्स है, ये गोंडवाना लैंड था, यहीं से टूट के निकले हैं दोनों कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। इधर की जो फीचर्स हैं, काउंट अबाउट 6 डिफरेंट लैंड मासेस, ठीक है, 6 डिफरेंट लैंड मासेस जो देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस लॉरेशन वाले लैंड पे, कहाँ पे कह रही हूं मैं, इस लॉरेशन वाले लैंड पे जो 6 कॉन्टिनेंट्स आपको, जो मेजर प्लेट्स है, जैसे फॉकलैंड है, ऑस्ट्रेलियन बेल्ट है, ठीक है, ये मेजर 6 गोंडवाना लैंड के 6 पार्ट्स थे इसमें, ठीक है, एक फॉकलैंड था, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट का था, ठीक है, ऐसे इंडोनेशियन प्लेट का कुछ था, ऐसे करके 6 पार्ट्स थे, ठीक है, ये नहीं पूछा आपसे 6 पार्ट थे, ये खुद बता रहा है। इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन इट्स 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर। क्या पूछा है, द गोंडवाना लैंड सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटरपार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट, ये पूछा है, ठीक है। तो आपके कौन से 6 लैंड मासेस थे वो एक नॉलेज वाला यहाँ पे ले लो, कौन से 6 थे, वो 6 थे आपके, एक तो ऑस्ट्रेलिया मैंने बताया, ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया वाला, ठीक है, ये पार्ट्स के नाम थे गोंडवाना लैंड के, जो और ड्रिफ्टिंग हुई फिर इंडिया प्लेट खिसकी, ठीक है। एक था साउथ अफ्रीका, एक ऑस्ट्रेलिया, एक साउथ अफ्रीका, ठीक है, एक निकला साउथ अमेरिका, ठीक है, एक निकला आपके एंटार्क्टिका, ठीक है, और एक निकला आपके मेडागास्कर, वो फॉकलैंड मेडागास्कर एक ही हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, एंटार्क्टिका, मेडागास्कर और एक फॉकलैंड वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट्स थे गोंडवाना लैंड की जो 6 में डिवाइड थे। तो ये पूछ रहा है कि ये सदर्न हेमिस्फेयर में दोनों कॉन्टिनेंट्स, ये उन्हीं 6 पार्ट्स में से एक पार्ट है, हाँ है, एक साउथ अमेरिका है, एक साउथ अफ्रीका है, ठीक है, दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंड आंसर इज 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। आ रही बात क्लियर? ऑप्शन सी, दिस 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हेरा, ठीक है, ये मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ, ओके, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट था। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल पोलर विंड्स। ये पूछ रहा है कि ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, ये आपका सब ट्रॉपिकल जोन है, ये आपका कॉन्सेप्ट है प्रेशर बेल्ट से, प्रेशर बेल्ट, ठीक है, प्रेशर बेल्ट से कॉन्सेप्ट पूछा गया है, तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन पूछा है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल पे हाई प्रेशर बेल्ट होती है, वहां पे आपको डस्ट पार्टिकल ज्यादा मिलेंगे। टेम्परेट एरिया सब ट्रॉपिकल, इट्स अ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो ये पूछ रहा है अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स वहां पे ज्यादा होंगे इन कंपेरिजन टू इक्वेटर और पोल्स के कंपेरिजन में, यस, ये कॉन्सेप्ट है आपका प्रेशर बेल्ट, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरी स्टेटमेंट, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स, अरे लेस ड्राई विंड्स क्यों होगी, मोर होगी ना, ये यही गलत हो गया,
ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया और ये स्टेटमेंट सही है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए हो गया ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, वहां स्टेटमेंट 1 आप सही, हम सही कह रहे हैं कि डस्ट पार्टिकल्स वहां ज्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू इक्वेटर और पोल्स। इक्वेटर पोल्स पे बारिश ज्यादा होती है, ठीक है, वर्टिकली वार्म एयर उड़ती है, वही प्रेशर बेल्ट का कॉन्सेप्ट है पूरा उसमें, इसलिए वहां डस्ट पार्टिकल्स कम मिलेंगे। वो हाई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, वहां आपको डस्ट पार्टिकल ज्यादा मिलेंगे। दैट्स वाई एक चीज है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के उधर ही सबसे ज्यादा डेजर्ट फॉर्म दिखते हैं, ठीक है। तो वहां ड्राई विंड्स कम हो भाई, वहां डस्ट पार्टिकल ज्यादा है तो वहां सबसे ज्यादा ड्राई विंड्स होंगी ना। अगर यहाँ होता कि इक्वेटर और पोल्स पे ड्राई विंड्स कम होंगी, हाँ, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती, पर यहाँ लिखा है सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एरियाज पे ड्राई विंड्स कम होगी, नहीं, वहां सबसे ज्यादा होंगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस बाय ओशन। नहीं, ठीक है। मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड रेन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ओशन के कंपैरिजन में। नहीं, ओशन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट इस पे डिपेंड है, जो मरीन फाइटोप्लैंक्टन और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ये अराउंड 50% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जो हमारे पूरे वर्ल्ड में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, उसमें 50% जो ये वाटर सरफेस पे होते हैं, ये बैक्टीरिया कौन से, मरीन फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस वाली लेयर प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। इसीलिए तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, मरीन फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि ये पानी में है, इसीलिए ओशन जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ना कि रेन फॉरेस्ट। तो ये स्टेटमेंट 1 गलत हो गई, स्टेटमेंट सेकंड सही है। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। नो, पहले पूछा फॉरेस्ट के कंपैरिजन में ओशन को, कि ओशन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है या रेन फॉरेस्ट। ओशन करता है, क्यों करता है, क्योंकि उसमें ये मरीन फाइटोप्लैंक्टन होते हैं और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस करते हैं, ठीक है, इसलिए 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ऑक्सीजन में, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब पूछ रहा है ओशन को एयर के कंपैरिजन में, थर्ड स्टेटमेंट में ओशन को एयर से कंपेयर करा है, क्या ओशन ज्यादा, अब आप कह रहे हो कि ओशन ज्यादा करते हैं, भाई ओशन रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, पर एयर के कंपैरिजन में नहीं, एयर ओशन से ज्यादा कंपैरिजन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। उसमें कितनी सारी गैसेस होती है, ऑक्सीजन खुद एक गैसेस होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई ऑप्शन ये पूछ रहा है, ओशन ज्यादा एयर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, नो, रॉन्ग, ठीक है। आ रही है बात समझ में? वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन सेवरल फोल्ड्स हाई ऑक्सीजन देन दैट इन एटमॉस्फेरिक है, नो, ठीक है। तो दैट्स वाई ओनली 2 इज करेक्ट, क्या है, ओनली 2 इज करेक्ट, ओके। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ये आपके एनवायरमेंट और ज्योग्राफी मिक्स है। ये देखो एनवायरमेंट से देखा गया क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो है इंडिया में वो 0.5 टी कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा है, मतलब कम है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं, तो ये कैसे हो गया, ये 0.5 नहीं, ये 2 अराउंड होता है और सबसे ज्यादा होता है, 0.5 नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गई। अब एलिमिनेशन से देख लो, भाई 1 स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन डी कट गया, अब बी एंड सी में देखना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे टर्म्स ऑफ CO2 एमिशंस फ्रॉम फ्यूल कंबशन, इंडिया रैंक सेकंड इन एशिया पैसिफिक, यस 2 तो है ही। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसेस आर द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ CO2 एमिशंस इन इंडिया, हाँ, ये भी करेक्ट है, ओनली 2 एंड 3 इज करेक्ट, ठीक है। क्या बोला मैंने, ध्यान से देखो इस वाले क्वेश्चन को, जो मैंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है, क्या वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है इसमें, आपके CO2 वाले ऑप्शन में, यस कर रही है, क्या कर रही है, कर रही है, ठीक है, इसीलिए
2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट प्रोड्यूसर सब्सटेंसेस होते हैं वो CO2 ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, वो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। यस, दैट्स वाई 2 एंड 3 आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, अभी आया आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ये COP28 हुई थी। ठीक है, उससे रिलेटेड है, उसके एग्रीमेंट से रिलेटेड है। तो ये पूछ रहा है आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड। COP28 का जो बारे में है उसके बारे में, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, आर्टिकल 6 के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है फ्रीक्वेंटली डिस्कस ग्लोबल डिस्कशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में करते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो हाँ करेक्ट। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, क्लाइमेट चेंज जो कार्बन मार्केट से रिलेटेड बात करता है, करेक्ट। यस, क्लाइमेट चेंज इंटेंस प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटेजीज भी बना रहा है जिससे क्लाइमेट टारगेट्स हम सक्सेसफुल कर सके, करेक्ट। तो ऑप्शन ए। ठीक है, बोथ 2 और 3 जो है ये वाले दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, और ये 1 का दोनों का सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इस बार के ऑप्शंस ऐसे देखे गए, आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, डायरेक्ट एयर कैप्चर जो आपके कार्बन सिक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट पूछा है इन्होंने, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ये पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या ऐसा होता है या नहीं, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, अब उसके बारे में पहली बात तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, करंट से रिलेटेड है ये। तो इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेशन, डायरेक्ट एयर कैप्चर। यस, इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग। प्लास्टिक प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग में दिस इज रिलेटेड टू ऑल्सो साइंस। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस। ओके, एविएशन में क्या ये यूज आता है कि कार्बन फॉर कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन टू क्रिएट, जिससे सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल बन सके। डायरेक्ट एयर कैप्चर वाला एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, वो ही पूछ रहा है। प्लास्टिक प्रोडक्शन काम आता है, यस। लो कार्बन फ्यूल में इन एविएशन जो आपके एयरप्लेन्स चलते हैं उसमें काम आता है, यस। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका पिकॉक टैरेंटुला। ये थोड़ा आपका डायरेक्ट स्पीशी से पूछ लिया गया। क्या पूछ लिया गया आपसे? डायरेक्ट स्पीशी बेस्ड पूछ लिया गया ये क्वेश्चन। और इसमें ये पूछा है कि ओमनिवोरस क्रस्टेशन है ये, मतलब ओमनिवोरस क्रस्टेशन इन द सेंस कि मतलब ये ओमनिवोरस जैसे होमोसेपियंस, हम ह्यूमंस जो है ओमनिवोरस हैं, प्लांट भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं। ठीक है, वेज एंड नॉन वेज दोनों। तो ये पिकॉक टैरेंटुला के बारे में पूछ रहा है, जो स्पीशी है क्या वो ऐसी है? नहीं, ओमनिवोरस नहीं है वो, क्या है? कार्निवोरस। कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस नहीं है। ओके, कार्निवोरस है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पूछ रहा है कि इट इज नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया एंड ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरिया। अब देखो 1 गलत हो गया है, तो ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, 1 गलत हो चुका है। अब है आपके पास ओनली 2 या फिर 3 भी, या आपको सोचना है अगर आपको इस स्पीशी के बारे में पता है तो। ठीक है, वही तो मेन खेल खेल जाते हैं यहाँ पे। अगर आपको पता है तो दैट यू कैन डू, नहीं पता है तो यू कांट। ठीक है, तो वो चीज है, हमको यहाँ पता लग गया। अब देखना है 2 एंड 3। तो इट इज नेचुरल हैबिटेट, इट इज एन एरोबियल स्पीशीज। भाई ये पूछ रहा है कि पिकॉक, ठीक है, पिकॉक टैरेंटुला एक तरीके की स्पीशी है, कार्निवोर स्पीशी है। अरे बात समझिए, तो पिकॉक टैरेंटुला इज अ नेचुरल हैबिटेट एंड इट इज एन एर्बोरियल स्पीशीज। ठीक है, क्या पूछा? एर्बोरियल स्पीशी। अब भाई एर्बोरियल स्पीशी क्या होती है? किसी को पता है एर्बोरियल स्पीशी क्या होती है? एनीवन नो अबाउट दैट? चलो, नहीं पता होगा, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। एर्बोरियल स्पीशी वो होती है जो खाली ट्रीज पे रहती है। किस पे रहती है? ट्रीज। ठीक है, उनका ट्री ही नेचुरल होम होता है, वो खुद ही इसको बनाते हैं। ठीक है, एक तरीके पेड़ को नहीं। ठीक है, उनका नेचुरल होम वो आपको ट्रीज पे मिलेंगे, ट्रीज के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी स्पीशी जो खाली ट्रीज को ही अपना होम मानती है, नेचुरल होम उनके लिए ट्री ही है, उसके अलावा और वो कहीं अपना घर नहीं बनाएंगी। ठीक है, तो पिकॉक टैरेंटुला इज दिस टाइप ऑफ स्पीशी। ऐसे ये पूछ रहा है कि वो अपना नेचुरल हैबिटेट
नेचुरल हैबिटेट जो बनाती है, जहाँ वो रहती है वो स्पीशी, क्या वो एरोबियल स्पीशी है? अब एरोबियल स्पीशी पता होना चाहिए। एरोबियल स्पीशी वो स्पीशीज होती है जो ट्रीज पे रहती है, ठीक है? तो यस, इट इज एन एरोबियल स्पीशी। तो दैट्स वाई ऑप्शन 2, ये मैं हटा दूं, वैसे 1 तो गलत हो ही गया था, तो एलिमेंट हो जाएगा, बट यहाँ ये हो गया कि 2 एंड 3, 2 एंड 3 में 2 तो करेक्ट था पर 3 करेक्ट है, यस 3 भी करेक्ट, तो आंसर डी, 2 एंड 3, ठीक है? तो ये थे आपके मेजर एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस जो हाल ही में यूपीएससी के 2025 प्रीलिम्स में देखे गए, ठीक है? आ रही बात समझ में? ठीक है, उसका हमने एक एक ऑप्शन वाइज एनालिसिस किया है, क्यों ये नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक है? ये एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस ही देखे गए, नॉट इवन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। आपका जो मेजर पेपर आया है वो आपका एनालिटिकल बेस्ड ही आया है, ठीक है? तो इससे ये पता लग रहा है कि भाई पेपर का लेवल अब और ज्यादा हाई होता जा रहा है, आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी ही रखनी पड़ेगी, ठीक है? फैक्चुअल क्वेश्चन अब इतने नहीं आते, ठीक है? वो चीज है, ओके? तो ये ज्योग्राफी के पार्ट से हमने देखा, तो हमने स्टेटमेंट पढ़े, तो तुमको अब लगा होगा अरे ये तो हमारा एनसीईआरटी में डायरेक्ट वैसा वो टॉपिक है उससे रिलेटेड है, बस वो कंपैरिजन करके दे देते हैं। स्टेटमेंट बेस यही होता है, पेपर ध्यान से देखो तो इजी, थोड़ा सा इजी ही रहता है, इजी ही लगेगा क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट पता है, बस क्योंकि स्टेटमेंट्स आ जाता है फिर ये ऑप्शंस ऐसा आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है इंसान, टाइम वेस्ट होता है, जल्दबाजी में गलत आंसर कर देता है, ठीक है? तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ the UPSC paper asked on the topic geography or environment related. Okay, that we had done. Okay, so that's all for today. Thank you everyone.